गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पेपर फर्स्ट ज्ञान तथा पाठ्यक्रम उसके अंतर्गत आपकी 3rd यूनिट चल रही है। उसमें फर्स्ट आपका था लोकतंत्र, औद्योगिकरण, व्यक्तिगत स्वायत्तता के विचार, समानता और सामाजिक न्याय से संबंधित समाज के संदर्भ में सामाजिक शिक्षा के आधार। तो लोकतंत्र के बारे में आपको इसके पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ मैं। अब आपको सेकंड पॉइंट है इसका, औद्योगिकरण एवं शिक्षा। औद्योगिकरण एवं शिक्षा वर्तमान समय में औद्योगिकरण की प्रक्रिया में शिक्षा की अहम भूमिका है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया को सर्वोत्तम रूप प्रदान करने में शिक्षा के द्वारा विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास छात्रों में किया जाता है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया उन देशों में ही अच्छी होती है जहां शिक्षा का स्तर उच्च होता है। औद्योगिकरण का प्रमुख संबंध सामान्य शिक्षा के पश्चात व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने से होता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति उद्योग विशेष के लिए अपने कौशलों का उपयोग करता है। जैसे एक छात्र सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त करता है। इसके पश्चात वह कंप्यूटर, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर में से किसी एक उद्योग का चयन करता है। हार्डवेयर में वह नवीन कंप्यूटरों का निर्माण करता है तथा सॉफ्टवेयर में वह कंप्यूटरों के लिए विविध सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है। इस प्रकार औद्योगिकरण का संबंध शिक्षा से प्रमुख रूप से पाया जाता है। औद्योगिकरण एवं शिक्षा के संबंध को निम्न रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। शिक्षा एवं औद्योगिकरण एक दूसरे के पूरक। शिक्षा एवं औद्योगिकरण प्रारंभिक अवस्था से ही एक दूसरे से संबंधित है। किसी भी क्षेत्र में औद्योगिक विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव होता है। औद्योगिकरण की आवश्यकता ने ही शिक्षा को नवीन स्वरूप प्रदान किया है। वर्तमान समय में तकनीकी शिक्षा एवं शिक्षालय दोनों के ही महत्व में वृद्धि हुई है, क्योंकि उद्योगों के विकास के लिए तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की जाती है। इसी प्रकार शिक्षा के विविध रूप विविध उद्योगों को विकास सर्वोत्तम रूप में करते हैं। सेकेंड है सामाजिक विकास में सहायक। शिक्षा एवं उद्योग दोनों ही सामाजिक आवश्यकता है। किसी भी समाज का विकास दोनों पर ही निर्भर करता है। किसी भी समाज में जब शिक्षा का स्तर उच्च होता है तो प्रत्येक कार्य को करने की विधियां भी उच्च स्तरीय होती है। इसका प्रभाव उद्योग जगत पर होता है। आर्थिक विकास का आधार औद्योगिकरण एवं शिक्षा आर्थिक विकास के प्रमुख आधार माने जाते हैं। सामान्य रूप से एक राष्ट्र को सर्वप्रथम शिक्षित होना आवश्यक है। इसके बाद ही वह विविध क्षेत्रों में उद्योगों को सर्वोत्तम रूप में विकसित करता है। नेक्स्ट है कृषि विकास में सहायक। शिक्षा के द्वारा ही कृषि विकास की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए कृषि शिक्षा का प्रत्यक्ष स्वरूप है, जिसके द्वारा कृषि संबंधी अनुसंधान एवं प्रयोग किए जाते हैं। वर्तमान समय में कृषि ट्रैक्टर एवं अन्य उपकरणों के माध्यम से की जाती है। उन्नत बीजों का उपयोग होता है, जिससे उत्पादन अधिक होता है। जीवन स्तर पर विकास वर्तमान समय में जिन राष्ट्रों की शिक्षा का स्तर उच्च है, उन राष्ट्रों का जीवन स्तर भी उच्च होता है, क्योंकि वहाँ औद्योगिक विकास की स्थिति सर्वोत्तम रूप में होती है। इससे प्रत्येक व्यक्ति को वह सभी सुविधाएं प्राप्त होती है जो कि उसके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट है मानवीय संसाधनों का
सर्वोत्तम उपयोग। मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग शिक्षा एवं औद्योगिकरण द्वारा होता है। प्रत्येक छात्र में प्रतिभा होती है, उन प्रतिभा का विकास शिक्षा द्वारा ही संभव होता है। प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। प्रकृति में अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण एवं उपयोगी संसाधन हैं। इनका ज्ञान मानव को तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसको शिक्षा प्राप्त न हो। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास में सहायक। शिक्षा एवं औद्योगिकरण का समन्वित रूप ही राष्ट्रीय विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। नेक्स्ट है श्रम का उचित उपयोग। श्रम का उचित उपयोग शिक्षा के माध्यम से ही संभव होता है तथा यह उत्पादन में वृद्धि करने में सहायता करता है। प्राचीन काल में किसान बहुत अधिक श्रम करता था परंतु उसको कम फल प्राप्त होता था, परंतु वर्तमान समय में किसान उन्नत बीजों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है कौशलों का विकास एवं उपयोग। जैसे एक छात्र में कंप्यूटर के ज्ञान के प्रति रुचि है, शिक्षा के माध्यम से उसमें कंप्यूटर के ज्ञान संबंधी सभी तथ्यों एवं कौशलों को विकसित किया जाता है। इसके पश्चात वह विविध प्रकार के कार्यक्रम तैयार करके कंप्यूटर को सभी के लिए उपयोगी प्रदान करता है। नेक्स्ट है रोजगार का विकास। शिक्षा के माध्यम से औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है, परिणाम स्वरूप विविध उद्योगों में रोजगार की उपलब्धि होती है। वर्तमान समय में औद्योगिकरण एवं शिक्षा के विविध रूपों में या क्षेत्रों में अनेक व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर रहे हैं तथा विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। नेक्स्ट है मितव्ययिता का विकास। शिक्षा एवं औद्योगिकरण के समन्वय से मितव्ययिता की स्थिति उत्पन्न होती है। मितव्ययिता की स्थिति में कम दर में अधिक उत्पादन होता है क्योंकि शिक्षा के माध्यम से नवीन एवं वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में व्यर्थ के सामान से शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करके तथा उसका उपयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जाता है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगिकरण एवं शिक्षा एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, जिन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट आपका व्यक्तिगत स्वायत्तता के विचार। शिक्षा का उद्देश्य सामान्य रूप से किसी भी तथ्य पर विचार विमर्श एवं चिंतन के लिए योग्यता प्रदान करना है। सामान्य रूप से ज्ञान का विस्तार तार्किक सोच एवं चिंतन का ही परिणाम है। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में विकसित होने वाली विभिन्न स्थितियों के मूल में व्यक्तिवादी सोच एवं समालोचनात्मक दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राचीन काल में शिष्य सुनता था, गुरु प्रवचन देता था। इस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न होती थी। धीरे धीरे इस तथ्य में तार्किक चिंतन किया गया एवं समालोचनात्मक पूर्वक विचार किया गया तो यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे छात्र को मूक स्त्रोता बना दिया जाए। इस स्थिति पर विचार विमर्श करने के बाद वर्तमान समय में गतिविधि आधारित शिक्षण की अवधारणा विकसित हुई, जिसमें प्रत्येक छात्र करके सीखता है, अपने कार्य को पूर्ण करता है। इस प्रकार की व्यक्तिवादी सोच के लिए यह आवश्यकता होती है कि व्यक्ति का विकास एवं समान उच्च स्तरीय होना चाहिए। कोई भी संस्था व्यक्ति से उच्च नहीं हो सकती। विद्यालयी व्यवस्था बालकों के लिए तैयार की जाती है, न कि बालक विद्यालयों के लिए। इसलिए समाज की सोच को पूर्णतः व्यक्तिवादी होना चाहिए। व्यक्तिवादी सोच एवं समालोचनात्मक सोच के लिए शिक्षा का स्वरूप निम्नलिखित रूप में होना चाहिए। फर्स्ट है व्यक्तिवादी सोच के लिए शिक्षा। अनेक प्रकार की विद्यालयी व्यवस्था एवं शैक्षिक प्रणाली बालकों पर प्रतिबंध लगाकर व्यक्तिवादी सोच के विरुद्ध कार्य करती है, जिससे कि बालक के स्वाभाविक विकास पर प्रतिबंध लग जाता है। जबकि विद्वानों का मानना है कि बालक का विकास पूर्णतः स्वतंत्र वातावरण में एवं स्वाभाविक रूप से होता है। व्यक्तिवादी सोच में शिक्षा प्रणाली का स्वरूप निम्न तथ्यों पर आधारित होना चाहिए।
फर्स्ट पॉइंट है इसका प्रकृतिवादी शिक्षा प्रणाली। छात्रों को प्रकृति द्वारा शिक्षण ग्रहण करने की व्यवस्था होनी चाहिए। बालक प्रकृति के सानिध्य में रहकर ज्ञान प्राप्त करे। शिक्षक द्वारा एक कुशल पर्यवेक्षक की भांति छात्रों का पर्यवेक्षण करना चाहिए तथा उनको आवश्यकता सहयोग करना चाहिए। जैसे छात्रों में स्वच्छता की आदत डालनी हो तो छात्रों के समक्ष इस प्रकार का वातावरण उपस्थित किया जाए कि छात्र स्वाभाविक रूप से स्वच्छता के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके। सेकंड पॉइंट है आपका पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का समावेश। सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का समावेश अनिवार्य रूप से पाया जाता है। इन क्रियाओं के माध्यम से छात्रों की रुचि एवं योग्यताओं के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसके आधार पर छात्रों को उचित मार्गदर्शन दिया जाता है। जैसे एक छात्र संगीत में अपनी रुचि का प्रदर्शन करता है तो शिक्षक को उसके लिए संगीत के विकास संबंधी सभी व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली सामान्यतः वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बालकों को केंद्र बिंदु मानकर ही शिक्षा व्यवस्था का निर्धारण किया जाता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में वे सभी प्रयास किए जाते हैं जो कि बालकों के स्वाभाविक विकास के संबंधित होते हैं। छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर ही गतिविधियाँ प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है गतिविधि आधारित शिक्षा। व्यक्तिवादी सोच के आधार पर ही गतिविधि आधारित शिक्षा की व्यवस्था की गई है, क्योंकि विभिन्न छात्रों में भिन्न प्रतिभाओं का समावेश पाया जाता है, जिसके आधार पर ही उनकी प्रतिभाओं के निखार हेतु कक्ष में गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। जैसे कुछ छात्रों की विज्ञान में रुचि होती है, उनको प्रयोगशाला में प्रयोग करने का अवसर प्रदान किया जाता है। कुछ छात्रों की खेलकूद में रुचि होती है तो उनको खेल के मैदान में विभिन्न प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथक पाठ्यक्रम की व्यवस्था। व्यक्तिवादी सोच के आधार पर ही पृथक पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाती है। प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए पृथक पाठ्यक्रमों के माध्यम से बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति संभव होती है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम से बालकों का विकास स्वाभाविक रूप से होता है तथा अधिगम तीव्र गति से होता है। पृथक शिक्षण विधियाँ। पृथक शिक्षण विधियों का प्रयोग भी व्यक्तिवादी सोच पर ही आधारित है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए तथा मंद बुद्धि बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था में पृथक शिक्षण विधियों का प्रावधान है। इसके आधार पर जब छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार सीखने की विधियाँ प्राप्त होती है तो उनको सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है तथा वे स्वाभाविक रूप से स्थायी ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है छात्र को महत्वपूर्ण स्थान। व्यक्तिवादी सोच में छात्र को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। व्यक्तिवादी सोच के आधार पर संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना होता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना तथा विभिन्न शिक्षा प्रणालियों का क्रियान्वयन किया जाता है। व्यक्तिवादी के सोच के अनुसार छात्र सर्वोपरि है। नेक्स्ट पॉइंट है नियंत्रण का अभाव। आज की शिक्षा प्रणाली में छात्रों को पूर्ण रूप से गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होती है। छात्रों पर विद्यालय व्यवस्था एवं शिक्षक द्वारा अनावश्यक प्रतिबंध नहीं लगाए जाते। नेक्स्ट है वैचारिक स्वतंत्रता।
वर्तमान शिक्षा प्रणाली में छात्रों को अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को अधिक सुना जाता है तथा उनसे उनकी रुचियों के बारे में पूछा भी जाता है। शिक्षक द्वारा उनकी वार्तालाप प्रक्रिया में सहयोग दिया जाता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसका, अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास। जैसे एक बालक में अभिनय की योग्यता है तो शिक्षक को यह प्रयास करना चाहिए जिससे कि उसकी अभिनय संबंधी योग्यता का विकास संभव हो सके। इसके लिए उसे विद्यालय के नियम एवं व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़े तो निसंकोच कर देना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिवादी शिक्षा प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति की सोच एवं योग्यताओं का विकास करना। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है समालोचनात्मक सोच के लिए शिक्षा। शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोविज्ञानों का मानना है कि बालकों में समालोचनात्मक सोच का विकास होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी व्यवस्था की समालोचना नहीं करते तब तक उस व्यवस्था में सुधार एवं संशोधन संभव नहीं होता। सामाजिक परिवर्तन एवं आधुनिकता के विकास में समालोचनात्मक सोच छिपी होती है। जब व्यक्ति द्वारा विभिन्न प्रकार के तथ्यों का समालोचनात्मक संश्लेषण एवं विश्लेषण किया जाता है तो नवीन तथ्य एवं व्यवस्थाएं उत्पन्न होती है। समालोचनात्मक सोच का विकास शिक्षा द्वारा किया जा सकता है। उसका किस तरीके से शिक्षा के द्वारा किया जाता है? जैसे फर्स्ट है चिंतन का विकास। शिक्षा के माध्यम से छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास किया जाता है। समालोचना के लिए चिंतन की आवश्यकता होती है। जैसे दो छात्र जब सूर्य ग्रहण की घटना को देखते हैं तो चिंतनशील छात्र उस घटना के बारे में विभिन्न तथ्यों को जानने का प्रयास करता है तथा उसकी वास्तविकता को जानने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है तर्क का विकास। शिक्षा के माध्यम से छात्रों में विभिन्न प्रकरणों पर तर्क करने की क्षमता प्राप्त होती है। तार्किक प्रक्रिया में छात्रों द्वारा तथ्यों पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। नेक्स्ट है दार्शनिक विचारों का सृजन। दार्शनिक विचारों को समझने एवं सृजित करने की क्षमता विकसित की जाती है। इस कारण से ही सभी छात्रों को विभिन्न प्रकार के दार्शनिक विचारों के आधार पर विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाती है। पाठ्यक्रम में शिक्षण विधियों एवं अनुशासन संबंधी धारणा तथा विद्यालयी व्यवस्था में विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं को आधार बनाया जाता है। नेक्स्ट है संश्लेषण क्षमता का विकास। सामान्य रूप से जैसे अनेक बिखरे हुए विचारों को एकत्रित करके एक नियम एवं सिद्धांत की रचना की जा सकती है तथा संश्लेषण के आधार पर विभिन्न विद्वानों के विचारों में समानता एवं असमानता की स्थिति की जाती है। स्वाध्याय का विकास। समालोचना की योग्यता छात्रों में तब तक विकसित नहीं हो सकती जब तक उनमें स्वाध्याय की भावना विकसित न हो। शिक्षा के माध्यम से बालकों में स्वाध्याय की भावना विकसित की जाती है। प्राथमिक स्तर से ही छात्रों के समक्ष रुचिपूर्ण कहानियाँ एवं पहेलियों को पाठ्य वस्तु का अंग बनाकर उन्हें स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट है विश्लेषण क्षमता का विकास। शिक्षा के माध्यम से छात्रों में विश्लेषण क्षमता का विकास किया जाता है। छात्रों द्वारा प्रत्येक सिद्धांत का विश्लेषण करके उसकी व्याख्या की जाती है। इससे नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। जैसे पद्य का भाव का या पद्य का या भाव का अर्थ स्पष्ट करने के लिए छात्रों द्वारा शब्द अर्थ ज्ञान और वाक्यों का प्रयोग, अलंकारों के प्रयोग आदि का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार विश्लेषण क्षमता के विकास से समालोचनात्मक क्षमता का विकास संभव होता है, जो कि शिक्षा द्वारा ही संभव है। कल्पनाओं का विकास। बालक की विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं का भी समालोचना के क्षेत्र में महत्व होता है। अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने ये सिद्ध कर दिया है कि कल्पना का क्षेत्र बहुत व्यापक है। एडिशन द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं के आधार पर ही प्रयोग किए गए हैं।
इन प्रयोगों के आधार पर उसने अनेक नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन किया तथा संसार को विद्युत ऊर्जा के रूप में महत्वपूर्ण वस्तु प्रदान की। नेक्स्ट है प्रयोग क्षमता का विकास। सामान्य रूप से समालोचना को सही दिशा उस स्थिति में मिलती है जब उसका आधार प्रयोग प्रदर्शन हो। दूसरे शब्दों में समालोचनात्मक व्याख्या में वैधता एवं विश्वसनीयता के भाव को समाहित करने वाला तथ्य प्रयोग ही है। नेक्स्ट है निर्णय क्षमता का विकास। विद्यालय जीवन में छात्रों के समक्ष अनेक अवसर ऐसे आते हैं जब छात्र स्वयं निर्णय लेता है। शिक्षक उस स्थिति में उसकी सहायता करता है तथा देखता है कि छात्र द्वारा कोई हानिकारक निर्णय न लिया जाए। इस निर्णय क्षमता के आधार पर ही छात्र द्वारा अनेक प्रकार के आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं जो कि विभिन्न विचार एवं सिद्धांतों से संबंधित होते हैं। निर्णय की क्षमता के आधार पर छात्र विभिन्न नियमों एवं तथ्यों को स्वीकार एवं अस्वीकार करते हुए समालोचना करता है। फोर्थ पॉइंट आपका है समानता। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं किया गया है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह धनी हो या निर्धन, किसी भी जाति का हो या किसी भी प्रदेश का, कोई भाषा बोलने वाला देहात का हो या शहर का, स्त्री हो या पुरुष, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा तथा उसे किसी भी अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। ऐसा अवसर सही अर्थ में भारतीय समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिलने से ही देश में लोकतंत्र सफल हो सकता है। यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर देने तथा अवसरों की समान उपलब्ध कराने में एक बड़ा अंतर है। इस बिंदु को हम शिक्षा प्राप्ति के अधिकार के लिए उदाहरण से स्पष्ट करना चाहेंगे। जैसे यद्यपि शिक्षा को मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं लेकर नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत लिया गया है और यह संकल्प लिया गया है कि प्रत्येक बालक को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी तथा इसके लिए उसे समान रूप से अवसर दिए जाएंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी को एक समान शिक्षा दी जाएगी, सभी के लिए एक प्रकार का ही पाठ्यक्रम हो या सभी को एक ही प्रकार से शिक्षित किया जाएगा। शिक्षा के समान अवसर से तात्पर्य है अवसरों की समानता। प्रत्येक बालक को अपनी रुचि, आवश्यकता एवं क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता है। उसे अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने से इसलिए वंचित नहीं कर दिया जाए कि उसके पास धन एवं साधन का अभाव है। प्रतिभाओं को साधन के अभाव में कुंठित नहीं होना पड़े। समाज में फैली विषमताओं को दूर करके विद्यार्थियों को विकास का समान अवसर दिया जाना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा बालकों में समानता की भावना का विकास करे। संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत समेत 7 अन्य देशों का शिखर सम्मेलन तथा भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात पर बल देती रही है कि 21वीं शताब्दी तक पहुँचते पहुँचते शिक्षा की सभी के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। धन, विद्यालय, शिक्षक, उपकरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम के अभाव में विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं रहने दिया जाना चाहिए। धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग आदि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। लास्ट पॉइंट है इसका सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय एक ऐसी व्यवस्था है जिससे समाजवाद की अवधारणा स्पष्ट होती है। सामाजिक न्याय की उपेक्षा से समाजवाद की अवधारणा का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः लोकतांत्रिक समाज की स्थापना में सामाजिक न्याय एक मील का पत्थर है। सामाजिक न्याय से मिलता जुलता वितरण न्याय है। वितरण न्याय के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉक्टर O.P. गौबा ने बताया है कि सामाजिक नीति का यह सिद्धांत आर्थिक विकास के लाभ इन्हें चुने लोगों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि इन्हें विभिन्न वर्गों तक पहुंचाना चाहिए, विशेषतः निम्न वर्गों तक। इसमें यह विचार भी नहीं थे कि लोगों के वितरण में योग्यता के साथ साथ आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए।
राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारों की अपेक्षा जब सामाजिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है तो उसे सामाजिक न्याय कहते हैं। वर्तमान समय में सामाजिक विषमता एवं आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक न्याय की अत्यंत आवश्यकता है। मील ने सामाजिक न्याय के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया है कि सामाजिक न्याय उन नैतिक नियमों के निकट है जो कि मानव कल्याण के लिए आवश्यक है और किन्हीं अन्य नियमों से इनका अधिक महत्व है। ये नियम मानव की आवश्यकता, हित एवं क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक बहुत अच्छे समाज के निर्माण में बनाए जाते हैं। समाज व्यवस्था का वह सिद्धांत जिसके अनुसार संगठित सामाजिक जीवन, सामाजिक नियोजन और सामाजिक विकास के लाभ इन्हें लोगों के हाथों में सिमट कर नहीं रह जाने चाहिए, बल्कि ये लाभ समाज के दीन दलित और वंचित वर्गों तक उनके अधिकार के रूप में पहुंचने चाहिए। हार्ट 1961 के अनुसार सामाजिक न्याय नैतिकता का वाहन से जो कि व्यक्तिगत व्यवहारों से नहीं बल्कि व्यक्ति के समूह व्यवहारों से संबंधित है। इस प्रकार सामाजिक न्याय पर आधारित समाज की व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें जाति, वर्ण, धर्म, वंश, लिंग, स्थान एवं क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। अर्थात सामाजिक न्याय का अर्थ जाति, वर्ण, लिंग, स्थान, वर्ग आदि के आधार पर सामाजिक व्यवस्था का भेदभाव न हो। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में के 14, 15 और 16, 17 व 18वें कानून को समाप्त करके समाज में कानूनन समानता के अधिकारों की व्यवस्था की गई है। इसका अभिप्राय यह है कि वर्तमान भारतीय समाज व्यवस्था में जाति, वर्ण एवं लिंग आदि भेदों से रहित समाज व्यवस्था है। अतः वर्तमान समय में भारतीय समाज पूर्ण रूप से सामाजिक न्याय पर आधारित माना जाता है। चूँकि भारत के परंपरागत समाज में अनेक प्रकार के भेद चले आ रहे हैं और भारतीय समाज की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा कमजोर वर्ग या गरीब वर्ग के अंतर्गत आता है। अतः सामाजिक न्याय की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए इस वर्ग के शीघ्र उद्धार का प्रयास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से निरंतर जारी है। परंपरागत भारतीय समाज वर्ग से कई शताब्दियों तक पीड़ित रहा है। सामाजिक न्याय के अभाव में लोकतंत्र का समूचा ढांचा ही चरमरा जाता है। जिस देश में कुछ लोग सभी सुविधाओं का उपयोग करते हो तथा विशेष व्यक्ति बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिए गए हों, वहाँ न तो स्वतंत्रता है, न समानता है, न ही बंधुत्व की भावना है। आवश्यकता इस बात की कि प्रत्येक नागरिक को सामाजिक न्याय मिले। यह सामाजिक न्याय है कहाँ? सामाजिक न्याय का सिद्धांत यह है कि समाज के प्रत्येक घटक का सम्मान हो, उसे समान रूप से आदर दिया जाए और किसी भी व्यक्ति की धर्म, जाति, आर्थिक स्थिति या लिंग भेद को लेकर अवहेलना या उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। देश का प्रत्येक नागरिक यह अनुभव करे कि यह उसका देश है, इस देश में उसका भी उतना ही महत्व है, उसको भी वही स्थान प्राप्त है जो अन्य नागरिकों को है। हमारे देश में वर्षों तक यह स्थिति बनी रही कि छुआछूत, ऊंच नीच की भावना जैसी कुरीतियों से भारतीय समाज ग्रसित रहा तथा कथित उच्च वर्ग से लोग अन्य जाति के लोगों की उपेक्षा, अपमान एवं अवहेलना करते रहे। परिणाम स्वरूप इसी देश के वासी अपने ही देश में अपने ही भाइयों द्वारा बहुत सी आवश्यक सुविधाओं से वंचित कर दिए गए। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वंचित वर्ग ने भी अपनी इस स्थिति से समझौता कर लिया। तो उपेक्षित वर्ग अपमान की ज्वाला में जलने लगा। स्वतंत्रता के बाद इस बात पर ध्यान दिया गया तथा संविधान के आधारों में एक मुख्य आधार सामाजिक न्याय रखा गया। अब आपका इसके अकॉर्डिंग ये पांचों पॉइंट खत्म हो जाते हैं। आपकी यूनिट 3 चल रही है, शैक्षिक विचारक, बाल केंद्रित शिक्षा और उनके विचार। अब नेक्स्ट आप इसमें पढ़ेंगे राष्ट्रवाद, सार्वजनिकरण, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणाएं तथा शिक्षा से इनका अंतर संबंध क्या है, उसके बारे में वर्णन करके सारा एक्सप्लेन करके मैं आपको समझा दूंगी।
टाइम टू टाइम आपके असाइनमेंट भी आपको इसमें मिलते जा रहे हैं और ये इन असाइनमेंट के द्वारा आप टाइम टू टाइम ईमेल पर डालते रहें, सबमिट कराते रहें, जिससे आपकी अटेंडेंस दर्ज की जाएगी। थैंक यू।